मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक जो ट्रीटमेंट हमारी चल रही है वो स्ट्रेट वायर अप्लायंस के ऊपर शिफ्ट हो गई हुई है, जिसके अंदर हमने जो वायर बेंडिंग की रिक्वायरमेंट्स होती थी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर बैंड्स के लिए, वो ब्रैकेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। और हमारे पास अब सुपर इलास्टिक नाइट आई वायर्स अवेलेबल होती हैं जो हम ब्रैकेट्स के अंदर इंगेज कर देते हैं और वो अपनी शेप में वापस आते हुए हमारे दांतों को अपनी शेप में ला के तो सीधा कर देती हैं। यानी प्री फॉर्म्ड आइडियल शेप की आर्च वायर्स यूज़ होती हैं विदाउट यूजिंग एनी बेंड्स। तो जहाँ पे स्ट्रेट वायर अप्लायंस ने हमारा जो एज ऑर्थोडोंटिस्ट है हम काम थोड़ा सा आसान कर दिया है और फास्ट कर दिया है। यानी कि कोई ख़ास बेंडिंग नहीं करनी पड़ती, बस ब्रैकेट पोजीशनिंग एक्यूरेट होनी चाहिए और उसके बाद आपका मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो आपकी जो सुपर इलास्टिक वायर है वो कर देती है। तो जहाँ पे उसने हमारा काम आसान कर दिया वहाँ पे हम हमारे लिए उसमें यानी थोड़ा सा आप ये कह लें कि सोचने का एलिमेंट है कि अगर आप एक स्ट्रेट वायर को जो आइडियल शेप की है उसको सारे मैल अलाइंड दांतों में इकट्ठा इंगेज कर देते हैं तो वो किस तरह से उनको अपनी शेप के अंदर लेके आ जाती है। तो इट डिपेंड्स कि आपके जो एडजेसेंट दांत हैं वो किस तरह से एंगुलेटेड हैं, किस मतलब प्लेन के अंदर उनकी अलाइनमेंट ख़राब है, किस प्लेन के अंदर उनकी लेवलिंग में प्रॉब्लम है, उनकी रोटेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो है बेसिकली इसका गोल ये है कि आपको पता चल जाए कि आप अगर स्ट्रेट वायर या सेगमेंट ऑफ एन आइडियल आर्च वायर लगाते हैं कंटिन्यूस सेगमेंट मैकेनिक्स के अंदर, तो वो आपको जब दांतों को सीधा कर रही होगी तो फेवरेबली कर रही होगी या अनफेवरेबल फोर्सेस लगा के कर रही होगी। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्थो के अंदर 6 ज्योमेट्रीज़ का कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मैथमेटिकल और फिज़िकल कॉन्सेप्ट है। बहरहाल हम उसको देखते हैं। बेसिकली तो आपकी जो हम दो ब्रैकेट्स को साथ लेके चलेंगे, यानी दो एडजेसेंट दांतों के अंदर वायर किन किन एंगुलेशंस में पड़ी हो सकती है, पहले ये देखेंगे और उसके बाद एक कम्प्लेक्स केस देखेंगे कि अगर स्ट्रेट वायर सारे दांतों में से गुजरे तो ओवरऑल इफेक्ट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वैसे तो एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ एंगुलेशंस बन सकती हैं दो ब्रैकेट्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट को अगर आप स्ट्रेट बना लें और अगर मैं यहाँ देख लो तो आप एक ब्रैकेट को समझें ऐसे है, ये उसकी स्लॉट है, यानी ऐसे वायर गुजरेगी इसमें से, तो दूसरी ब्रैकेट जो होगी साथ वाले टुथ्स के ऊपर वो एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ माइन्यूट एंगुलेशंस चेंज करते हुए प्रेजेंट हो सकती है। अब वो इस तरह से रोटेटेड हो, इस तरह करते करते इधर चली जाए, फिर आप इसकी एक ज्योमेट्री के साथ इसकी एंगुलेशंस बदलते जाएँ, तो मतलब यह है कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एंगुलेशंस बन सकती हैं दो ब्रैकेट्स के दरम्यान में। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बर्नस्टोन ने 6 ज्योमेट्रीज बताई हैं। वो किस तरह से हैं वो हम देख लेते हैं। हम ब्लैक से अपनी जो है वो ब्रैकेट ड्रॉ कर लेंगे। ये समझ लें आपकी ब्रैकेट है, और अगर मैं इसके अराउंड टूथ बना लूँ ताकि आपको वो विजुलाइज हो जाए, यानी कि आपका टूथ है, ठीक है। और ये इसके साथ दूसरी ब्रैकेट है, और ये एडजेसेंट टूथ है। अब ज़्यादा उसमें नहीं जाते कि ड्राइंग किस तरह की है, बहरहाल कॉन्सेप्ट लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। ये वाली जो पार्ट होगी ये आप ब्रैकेट कंसिडर करें, ये ना करें। तो बेसिकली वो ये कहता है कि अगर आप दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर को, यानी एक ये इस ब्रैकेट का सेंटर बनेगा, ये इस ब्रैकेट का सेंटर बनेगा, इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दें। अब उसको हम इंटर ब्रैकेट लाइन कहेंगे। वो लाइन हमारी रेड से ड्रॉ हुई हुई, ठीक हो गया। और अगर हम अज्यूम करें कि अगर हम स्ट्रेट वायर लगाते हैं
तो वो इस ब्रैकेट में से किस तरह से गुजरेगी, तो वो इस ब्रैकेट में से इस तरह से गुजरेगी, और इस ब्रैकेट में से कैसे गुजरेगी, इस ब्रैकेट में से भी ऐसे गुजरेगी, स्ट्रेट वायर आपकी। ठीक हो गया। तो अब इंटर ब्रैकेट लाइन और ये जो दो लाइंस लगी हैं कि स्ट्रेट वायर इस ब्रैकेट में से कैसे गुजरेगी, ये एक दोनों एंगल्स बना रहे हैं। मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो फॉर कन्वेंशन आप ये समझ लें कि हम राइट साइड का एंगल फाइंड करेंगे दोनों। तो एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है। हम इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये एंगल आप थीटा ए कंसिडर कर लें, ये एंगल थीटा बी कंसिडर कर लें। ठीक हो गया। अब ये चीज़ हमें क्या बता रही है, ये है बेसिकली आपकी ज्योमेट्री नंबर 1 कि एक जो इंटर ब्रैकेट लाइन है, दोनों तरफ के जो एंगल्स हैं वो उस लाइन के सिमिलर पोजीशन पे बन रहे हैं। यानी इसमें भी आप देखें एंगल अबव द इंटर ब्रैकेट लाइन बन रहा है, इसमें भी एंगल अबव द इंटर ब्रैकेट लाइन बन रहा है। और ज्योमेट्री 1 ये बताती है कि आपके जो एंगल्स हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यानी कि अगर ये 30 डिग्रीज़ का एंगल है तो ये भी 30 डिग्रीज़ का एंगल होगा। तो आप थीटा ए ओवर थीटा भी लेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। तो ज्योमेट्री 1 की आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपका दोनों तरफ के एंगल्स का जो रेशियो है वो 1 आती है। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इनमें फोर्स सिस्टम क्या अप्लाई हो रहा है। जब आप स्ट्रेट वायर इसमें से पास कर देंगे तो फिर इस ब्रैकेट में वो वायर पास करने के लिए आपको यहाँ से ये वायर ऊपर उठानी पड़ेगी और फिर थोड़ी सी इस तरफ को बेंड करनी पड़ेगी ताकि और मेजरली जो उसकी शेप बनेगी वो ऐसे जाके ऐसे होगी। ठीक हो गया ना। तो एक तो वायर इस ब्रैकेट से नीचे पड़ी हुई थी, आपने उठा के ऊपर लेके गए उसको ब्रैकेट में लगाने के लिए, तो वो वापस नीचे आने की कोशिश करेगी। तो इस ब्रैकेट के ऊपर आपकी या इस टूथ के ऊपर आपकी जो वायर की डीएक्टिवेशन फोर्स लगेगी वो इंट्रूसिव होगी। और इवेंचुअली आपने देखा कि आपने जब उठा के इस डायमेंशन में उसको बेंड किया था तो वो डीएक्टिवेट होगी, तो इसको ऊपर की तरफ मोमेंट जनरेट करेगी। यानी इस तरह का एक मोमेंट इस पर जनरेट होगा, जिसको यहाँ से आप ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी को इस ब्रैकेट के ऊपर देखें तो जब आप यहाँ से वायर उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो इस पे भी एक इस डायमेंशन का मोमेंट जनरेट होगा और उसी के साथ इसके ऊपर एक एक्सट्रूसिव फोर्स लगेगी। तो जो आपके पास वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन जो मोमेंट्स हैं वो आपके पास एक दूसरे के सेम, आप ऐसे कह लें कि सेम डायरेक्शन में मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी ज्योमेट्री 1 है। ज्योमेट्री 1 की क्या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे इंटर ब्रैकेट लाइन लगा लें, जैसे आप पर भी देख रहे हैं, यानी इंटर ब्रैकेट लाइन है, ये समझ लें, उसको सीधा करके विजुलाइज कर लें, तो उसके ऊपर जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो इस तरह से बन रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक हो गया। और उनके जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। यानी कि अगर ज्योमेट्री 1 का आप थीटा ए ओवर थीटा बी निकालते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है। इसी तरह इसको आप थोड़ा सा और आगे लेके चलें फोर्सेस के अलाउंग, तो जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फोर्सेस लग रही हैं वो, यानी जो वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं लेकिन सिमिलर इन मैग्नीट्यूड है। तो सेम मैग्नीट्यूड की ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और जो मोमेंट्स हैं वो सेम है। यानी अगर ये मोमेंट एक ब्रैकेट पे है तो यही मोमेंट दूसरे पे है। और ज्योमेट्री 1 की आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर आप मोमेंट ए की रेशियो मोमेंट बी से लेते हैं तो आंसर 1 आता है। यानी कि जो मोमेंट, जितने मैग्नीट्यूड का मोमेंट एक ब्रैकेट पे है उतने मैग्नीट्यूड का मोमेंट दूसरे ब्रैकेट पे होगा। ये आपकी ज्योमेट्री 1 है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर अगली ज्योमेट्रीज में आपको समझना इजी होता जाता है।
अगली ज्योमेट्रीज में क्या होगा कि इस जो ब्रैकेट है इसकी एंगुलेशन हम यही रखेंगे और इसकी एंगुलेशन थोड़ी थोड़ी करके चेंज करते रहेंगे। अच्छा, हम आगे सेकंड ज्योमेट्री पे चलते हैं। सेकंड ज्योमेट्री में क्या होगा कि ये जो आपकी इनिशियल है ब्रैकेट वो तो ऐसी रहेगी। अब यहाँ पे आप दांत खुद ज़ूम कर लें और आज साथ भी एक दांत है। अब मैं वो दांत ड्रॉ नहीं करूँगा, सिर्फ उसकी ब्रैकेट ड्रॉ कर देता हूँ। वो ब्रैकेट अब इस तरह पड़ी होगी। ठीक है, अब रेड से मैं इनकी इंटर ब्रैकेट लाइन लगा लेता हूँ, यानी ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और आप इनको एक लाइन से ज्वाइन करते हैं। ठीक हो गया। और इसमें से स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी? इस तरह से। इसमें से स्ट्रेट वायर कैसे गुजरेगी? इस तरह से। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ी सी ये जो इंटर ब्रैकेट लाइन है ये एक्सटेंड कर देता हूँ, तो इसमें फिर आप देख लें दो एंगल्स बन रहे हैं। फॉर कन्वेंशन हम राइट साइड के एंगल्स लेंगे। एक ये एंगल बन रहा है, इसको थीटा ए कह देंगे, ये फिर हम ए से डिनोट कर देते हैं। और ये एक एंगल बन रहा है थीटा बी, ये सेम एंगल है जो ज्योमेट्री 1 के अंदर था, लेकिन आप देखेंगे ये वाला एंगल छोटा हो गया। यानी अब ये ब्रैकेट जो इनिशियली ज्योमेट्री 1 में ऐसे पड़ी थी, बिल्कुल सेम एंगुलेशन पे जिस तरह ये पड़ी थी, अब ये थोड़ी सी इस तरह को रोटेट हो गई। तो हाँ, फोर्सेस और मोमेंट्स क्या होंगे? आप एज्यूम कर लें कि यहाँ से स्ट्रेट वायर इसके नीचे से पास कर रही थी, आप इसको उठा के ऊपर लेके आएंगे, तो डीएक्टिवेशन की फोर्स में ये तो इंट्रूड ही होगा। ठीक है, यहाँ पे तो इंट्रूसिव फोर्स ही रहेगी। और जो बेंड आपने देना था वायर को, यानी इस तरह वायर उठा के आपने ऐसे बेंड करके इसके अंदर से गुजारनी है, वो अब उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज्योमेट्री 1 में था, क्योंकि ये पहले ऐसे टिल्टेड थी, अब थोड़ी सी सीधी हो गई। तो जो मूवमेंट अब इस पे जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन तो यही होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है वो आपने उस उतनी ही लेवल सेम रखा हुआ है, क्योंकि हमने समझने के लिए तो उतनी ही डायमेंशन की, मतलब उतनी ही वायर ऊपर भी गई है, तो यहाँ पे आपकी एक्सट्रूसिव फोर्स आएगी और सेम अमाउंट ऑफ मोमेंट जनरेट होगा। यानी यहाँ पे मोमेंट में वो फ़र्क नहीं है। अब आप ज्योमेट्री 2 की आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स देखें। ज्योमेट्री 2 की आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो थीटा ए ओवर थीटा बी होगा वो आपका 0.5 होगा। यानी जो एक तरफ का एंगल बन रहा है, जो छोटा एंगल होगा वो दूसरे एंगल से हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 30 है तो ये 15 होगा। तो यहाँ जब इस मतलब इस मोमेंट पे आ जाएंगे आप, तो आप कहेंगे कि ये अब ज्योमेट्री 2 स्टार्ट हो गई। इससे पीछे आप अब ऑब्वियसली जो थीटा ए ओवर थीटा बी की वैल्यू 1 से लेके 0.5 के दरमियान में भी तो सिचुएशंस बन सकती है ना, तो वो हमारी जो फोर्सेस और मोमेंट्स होंगे वो इन बिटवीन ज्योमेट्री 1 और ज्योमेट्री 2 के होंगे। मैग्नीट्यूड का फ़र्क है, हमें पता है कि वर्टिकल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और मोमेंट्स हमारे सेम डायरेक्शन में है, लेकिन मैग्नीट्यूड का फ़र्क होगा। जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है वो है एम ए ओवर एम बी, यानी मोमेंट जो ए पे बन रहा है और जो बी पे बन रहा है उसमें क्या फ़र्क आता है। तो वो 0.8 होता है। यानी जो ज्योमेट्री 1 में 1 था, सेम था, वो 0.8 हो गया। यानी जितना मोमेंट यहाँ पे है उसका 80% मोमेंट यहाँ पे होगा। अब पहले से मोमेंट यहाँ पे कम हो गया। और जो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव फोर्सेस हैं वो सेम उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ज्योमेट्री 1 लेस देन ज्योमेट्री 1। ये आपकी ज्योमेट्री 2 होगी। हम इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे जाएंगे, अभी पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन और जो ओवरऑल फोर्सेस और मोमेंट्स हैं वो हम समझ लें, फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन और क्लिनिकल इम्प्लीकेशन पर भी जाएंगे। और अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसका भी तरीका ये है कि अगर मैं सिर्फ इंटर ब्रैकेट लाइन वगैरह लगा दूँ, ये अगर आपकी इंटर ब्रैकेट लाइन होगी, ये आपका एक साइड का एंगल बन रहा होगा थीटा बी, जो दूसरी साइड का एंगल होगा वो बराबर नहीं होगा, वो इससे छोटा होगा, थीटा ए एज सच के इसमें 0.5
आपका रेशो आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारी ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री 3 है। ज्योमेट्री 3 में फिर हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी कि जो हमारा एक तरफ का टूथ है या ब्रैकेट है, बल्कि वो तो उसी डायमेंशन में, उसी एंगुलेशन में पड़ी हुई है। जो अब साथ वाली जो ब्रैकेट होगी वो अब स्ट्रेट पड़ी हुई है, यानी वो ब्रैकेट ऐसे पड़ी हुई है। अब अगर आप इंटर ब्रैकेट लाइन लगाते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट ऐसे चली जाती है। ठीक है, इसमें से जो स्ट्रेट वायर गुजरेगी वो ऐसे गुजरेगी, इसमें से स्ट्रेट वायर ऐसे गुजरेगी। ठीक हो गया। तो अब आपकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा बी है। जैसे हमने ज्योमेट्री 1 और 2 की यानी जो डिनोट किए हुए हैं वो सेम यहाँ पे रखें, यानी ये थीटा बी है। और इस तरफ आप देखें कि कोई एंगल नहीं बन रहा, तो ये आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपका थर्ड ज्योमेट्री का कि आपका एक साइड पे कोई एंगल नहीं बन रहा होता। तो ये आपका बन जाएगा ज्योमेट्री नंबर 3। अब इसमें क्या फोर्सेस और मोमेंट्स होंगे, जब आप देखें कि यहाँ पे से वायर आप उठा के ऊपर लेके आएंगे तो इस पर इंट्रूसिव फोर्स लगेगी और आपको उसके अंदर डालने के लिए वायर को थोड़ा सा इस तरह मोमेंट देना पड़ेगा, तो वो वापस उस तरफ को मूव करेगी। तो इस तरफ का एक मोमेंट होगा और एक इंट्रूसिव फोर्स होगी, और उसी की ऑपोजिट जो चीज़ें होंगी वो इस पे लग रही होंगी। एक एक्सट्रूसिव फोर्स होगी और मोमेंट जो है वो भी इस पे सेम लग रहा होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ से आप वायर उठाएंगे तो वो यहाँ से ऊपर करेगी, यहाँ से नीचे करेगी, तो मोमेंट इसी डायरेक्शन का लगा। अब इसको अगर हम आइडेंटिफाई या सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे होगी कि आपकी ये इंटर ब्रैकेट लाइन होगी और उसके ऊपर एक एंगल बन रहा होगा एक साइड पे से, यानी ये एंगल होगा, दूसरी तरफ कोई एंगल नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आगे जो इसमें चीज़ें आएंगी वो ये हैं कि एक तो इसका थीटा ए ओवर थीटा बी कितना आएगा। तो अब एक साइड पे क्योंकि थीटा है ही नहीं, यानी एंगल है ही नहीं, तो थीटा ए ओवर थीटा बी जो है वो हमारा 0 आएगा। ठीक हो गया। ये ज्योमेट्री 3 की आइडेंटिफिकेशन है और इसकी सारी चीज़ें हैं। अब इसके आगे हम ज्योमेट्री 4 पे चलने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं। ये जो 3 ज्योमेट्रीज हमने पढ़ी हैं इनको लोअर ज्योमेट्रीज कहा जाता है, और इसके अंदर अगर आप स्ट्रेट वायर लगाते हैं तो जो फोर्सेस या फोर्स सिस्टम बनता है वो रिजिड फोर्स सिस्टम बनता है हैवी फोर्सेस के साथ में। अभी तक हमने ये देखा कि आप इन तीनों ज्योमेट्रीज़ के अंदर अगर स्ट्रेट वायर लगाते हैं तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट होती हैं और जो मोमेंट्स होते हैं वो इन द सेम डायरेक्शन होते हैं। अब इनका मैग्नीट्यूड देखना ज़रूरी है। वैसे तो इसको उस तरह से याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको टेबल मिल जाएगा बुक्स के अंदर कि ये किस तरह से फोर्सेस में यानी चेंज किस तरह से आता है। तो हम लेकिन यहाँ पे जो लिख के देख लेते हैं ताकि हम पैटर्न ऑब्ज़र्व करें। जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फोर्सेस लग रही हैं वो सेम होंगी ज्योमेट्री 1 के अंदर, और अगर आपकी ऐसा कह लें कि इंटर ब्रैकेट स्पैन 7 mm है तो ये जो फोर्सेस है नीचे ये उसके लिए हैं। ठीक है, तो आपकी ये बराबर होंगी, और ये ऑलमोस्ट 531 उसने लिखा हुआ है, मोस्ट लाइकली ग्राम्स है, उन्होंने यूनिट नहीं लिखा है या गालबन मेरी उसमें नज़र में नहीं पड़ा। 531 मैग्नीट्यूड की फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही होगी। हमें पता है कि मोमेंट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, और इसमें मोमेंट सेम होते हैं। 1860 मोमेंट होगा ग्राम मिलीमीटर ऑफ कोर्स। तो इसमें जो मोमेंट्स की रेशो आएगी वो 1 होगी। ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं तो 2 एंगल्स बनेंगे, एक एंगल दूसरे एंगल के बराबर होगा। ठीक हो गया। ये है आपका ज्योमेट्री नंबर 1। अब ज्योमेट्री नंबर 2 में आए। हमने जब ज्योमेट्री 1 और 2 पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ज्योमेट्री 2 में क्योंकि वायर की बेंडिंग कम है दूसरी ब्रैकेट में डालते हुए, तो उसमें फिर
मोमेंट्स की फोर्सेस और मोमेंट जो है उस पर और फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, तो वो लेस रिजिड सिस्टम कंसिडर होगा। अब उस पर जो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव फोर्सेस पड़ रही हैं वो इक्वल हैं एंड ऑपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड उनका 477 हो जाएगा। ये सारी बातें 7 मिलीमीटर के इंटर ब्रैकेट स्पैन के रिलेटिव हो रही हैं। मोमेंट्स दोनों के सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अब मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहा। जिस साइड पे एंगल कम होगा आपका, वहाँ पे आपका जो बनेगा एंगल मोमेंट वो 1488 होगा। डायरेक्शन सेम होगी, दूसरी तरफ आपका 1860 होगा। यानी मोमेंट ए का मोमेंट बी से आपका जो रेशो होगी वो 0.8 हो जाएगी। ठीक हो गया। आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये इंटर ब्रैकेट लाइन होगी, एक एंगल बड़ा होगा, एक एंगल उसके हाफ पे होगा, यानी ये बड़ा एंगल है वो छोटा एंगल। तो थर्ड ज्योमेट्री पे आ जाएं। थर्ड ज्योमेट्री में फिर हमें पता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट वर्टिकल फोर्सेस लगनी है, लेकिन वो उनकी फर्दर जो वायर की बेंडिंग है वो कम रिक्वायर्ड होगी, तो फर्दर हमारी जो रिजिडिटी है सिस्टम की वो कम हो जाएगी। तो जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, उनका मैग्नीट्यूड अब कम होकर 398 हो जाएगा। जो मोमेंट्स हैं वो अभी भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जिस में अब कोई यानी वो नहीं है, यानी जिस साइड पे कोई एंगल नहीं बनेगा, थर्ड ज्योमेट्री में ये है ना, यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा जहाँ पे, वहाँ पे आपका मोमेंट जो होगा वो 930 होगा, दूसरी साइड पे आपका मोमेंट 1860 ही होगा। तो मोमेंट ए ओवर मोमेंट बी जो होगा वो आपका 0.5 हो जाएगा थर्ड ज्योमेट्री के अंदर। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या होगा कि ये इंटर ब्रैकेट लाइन है और एक साइड पे आपका एंगल बनेगा, एक साइड पे कोई एंगल नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों ज्योमेट्रीज़ हो गई, ये तीनों आपकी रिजिड ज्योमेट्रीज़ हैं, तीनों आपकी रिजिड ज्योमेट्रीज़ हैं इन टर्म्स के ये तीनों आपकी जो फोर्स सिस्टम क्रिएट करती हैं वो हैवी फोर्स सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप इन तीनों का कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि रिजिड सिस्टम 1 इज़ मोर रिजिड दैन सिस्टम 2, सिस्टम 2 इज़ मोर रिजिड दैन सिस्टम 3। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो फिर आगे जब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे जाएंगे तो वो चीज़ समझना फिर इजी हो जाएगी। अब हम ज्योमेट्री 4 की तरफ चलते हैं। ज्योमेट्री 4 में ये है कि जो इस तरफ की ब्रैकेट है उसकी तो हम एंगुलेशन नहीं चेंज कर रहे, वो तो ऐसे ही पड़ी है, उसको हम नहीं छेड़ रहे। जो दूसरी तरफ ब्रैकेट है वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चलें ज़्यादा एंगुलेटेड कर दिया, थोड़ी कम एंगुलेटेड होगी वो, समझे, ऐसे ऐसे। अब इसमें आप इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और यहाँ से आप एक लाइन लगाएं। अब इसमें से वायर कैसे पास करेगी, जैसे पहली 3 ज्योमेट्रीज में से पास किया ऐसे, लेकिन अब ये इस तरह से पड़ी है तो इसमें से ब्रैकेट वायर ऐसे पास करेगी। अब आप देखें कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इंटर ब्रैकेट लाइन के ऊपर बन रहा है, थीटा भी, लेकिन यहाँ पे फॉर कन्वेंशन हम दोनों तरफ के राइट साइड का ही एंगल फाइंड करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अगर इधर से राइट साइड का कर रहे हैं तो यहाँ हम लेफ़्ट साइड का एंगल फाइंड करना शुरू करें। राइट साइड का एंगल फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अब आप देखें जो एंगल बन रहा है वो इंटर ब्रैकेट लाइन के नीचे बन रहा है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है। तो अब जब एंगल नीचे बनता है तो बाय कन्वेंशन हम उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप थीटा ए ओवर थीटा बी फाइंड करते हैं तो वो -0.5 आता है। ठीक हो गया। अब इसमें फोर्सेस क्या पढ़नी है, इसमें अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब आप इस डायमेंशन में यहाँ से वायर को उठा के इसमें लगाते हैं तो किसी किस्म का मोमेंट का बेंड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ उठी हुई वायर इसमें से जाके ब्रैकेट की स्लॉट के अंदर पास हो जाती है, अगर ये एंगल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं और ज्योमेट्री 4 बन रही हो। तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स बनती है वो सिर्फ वर्टिकल फोर्स होती है इंट्रूजन की, इधर कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा। लेकिन इस साइड पे आपकी सेम वही रहेगी कि एक्सट्रूजन है और मोमेंट है जो अभी भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ तक ये ज्योमेट्री 4 थी। अगर साथ ही इसके भी हम वो सिस्टम्स लिख लें या फोर्सेस लिख लें तो वो इस तरह होगी कि
इंट्रूजन एक्सट्रूजन की फोर्सेस सेम है, और यहाँ पे आके अब फोर्स सिस्टम की जो हो गई है वो 260 हो गई है। थर्ड ज्योमेट्री की 398 थी, तो ये 265 हो जाएगी, सॉरी 265 हो जाएगी। और जो मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, अब इस साइड पे कोई मोमेंट नहीं है तो वो ज़ीरो है, और इस साइड पे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो 1860 ही होगा। ठीक हो गया। और जो मोमेंट ए ओवर मोमेंट बी की रेशो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो आप देखें कि जैसे जैसे हम हायर ज्योमेट्री की तरफ जा रहे हैं, यानी 4, 5, 6 की तरफ जा रहे हैं, हमारा फोर्स सिस्टम ओवरऑल जो है वो लेस रिजिड होता जा रहा है। ठीक हो गया। अब ये ज्योमेट्री 4 के भी हमने पॉइंट्स समझ लिए। अब आगे आ जाएगी ज्योमेट्री 5। ज्योमेट्री 5 में बेसिकली ये वाली जो चीज़ है, इस साइड वाली जो ब्रैकेट है वो फर्दर टुवर्ड्स दिस ब्रैकेट टिप हो जाएगी, इतनी कि जो दोनों तरफ एंगल बनेगा वो एक दूसरे का 75% होगा। पिछला 50% था, यानी उसमें रेशो 0.5 आई थी, तो अब जो रेशो आएगी वो 0.75 होगी, लेकिन नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों होगी ये देखें। जैसे हमने पिछले में देखा कि इसमें से वायर ऐसे गुजर रही है, उसमें से ऐसे गुजर रही है। यहाँ पे एंगल इंटर ब्रैकेट लाइन के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे एंगल इंटर ब्रैकेट लाइन के नीचे बन रहा है। अब ये एंगल इस एंगल का 75% है, तो थीटा ए ओवर थीटा भी आपका 0.75 हो जाता है। आगे आप देखिए, अब जब इस वायर को आप इस ब्रैकेट में डालेंगे तो आपको इस तरह से बेंड देना पड़ेगा ताकि वो स्लॉट में जा सके, क्योंकि वो अब रिवर्स जो है वो मतलब उल्टी टिल्ट पे पड़ी है आपकी ब्रैकेट। तो आपको इस तरह से बेंड दे के वायर अंदर डालनी पड़ेगी, तो वो जब डीएक्टिवेट होगी तो वो इस तरफ को रोटेट करवाएगी, इधर का मोमेंट जनरेट करवाएगी। तो ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री नंबर 5, यहाँ मैं 5 भी लिख देता हूँ, 4 भी लिखना चाहिए था। चलें, जो ज्योमेट्री नंबर 5 है उसमें आप देखें कि आपके जो मोमेंट्स हैं वो अब रिवर्स हो गए हैं। जो फर्स्ट 3 ज्योमेट्रीज थी उनमें मोमेंट्स की डायरेक्शन सेम थी। फोर्थ ज्योमेट्री के अंदर एक साइड में मोमेंट कैंसिल यानी ख़त्म हो गया था, कोई मोमेंट नहीं था। और फिफ्थ ज्योमेट्री में फिर आपका जो मोमेंट्स जनरेट हो रहे हैं वो ऑपोजिट टू ईच अदर हो गए हैं, बल्कि जबकि जो वर्टिकल फोर्सेस लग रही हैं वो सिमिलर, कि इधर इंट्रूजन है उधर एक्सट्रूजन है। तो इसमें जो आपका फोर्स सिस्टम बनता है वो ज्योमेट्री 4 से भी कम रिजिड होता है। तो इसमें आपकी जो फोर्स बनती है वो 160 बनती है इंट्रूजन एक्सट्रूजन की, और जो मोमेंट्स बनेंगे वो इस तरफ अब आपका ये मोमेंट बन रहा है, यानी ऑपोजिट मैं ड्रॉ कर देता हूँ साइन कन्वेंशन को छोड़ दें। यानी यहाँ पे जो मोमेंट बनेगा वो 740 होगा, और यहाँ पे इस तरफ का मोमेंट बनेगा वो 1860 ही होगा। और इसकी जो रेशो बनेगी एम ए ओवर एम बी की, वो आपकी -0.4 होगी, क्योंकि अब ये ऑपोजिट हो गए। ठीक हो गया। ये आपकी हो गई सारी ज्योमेट्री 5। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऐसे है कि जब आपके पास कोई क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो आप सिंपली इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएं। एक जो ब्रैकेट से आप स्ट्रेट वायर पास करें तो वैसे गुजरेगी, दूसरी से ऐसे गुजरेगी। तो जब क्रॉस होना स्टार्ट हो जाए तो फिर आप समझ लें कि आप हायर ज्योमेट्रीज की तरफ चले गए हैं। मैं वैसे शो करने के लिए यहाँ बना देता हूँ कि लोअर ज्योमेट्री किस तरह की होती है। ये अगर आपकी इंटर ब्रैकेट लाइन है, लोअर ज्योमेट्री इस तरह से होती है कि उसमें सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है वायर्स की, या एटलीस्ट अगर वो सेम नहीं भी हैं एंगल्स तो इस तरह से होंगे। ठीक है। जबकि जो ये लोअर ज्योमेट्रीज हैं, ये हायर ज्योमेट्रीज जो हैं वो उसमें ऑपोजिट क्रॉस चल रहा होता है। ठीक हो गया। फाइनली हमारी रह गई है 6th ज्योमेट्री। तो 6th ज्योमेट्री में ये होगा, अब ये जो हमारी लेफ़्ट साइड की ब्रैकेट है उसका जो टिल्ट होगा वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट के, यानी राइट साइड वाली ब्रैकेट के, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी पहले ये जैसे इधर टिल्ट होना शुरू हुई तो ज्योमेट्री 4 आई थी जिसमें हाफ एंगल था, यानी एम ए ओवर थीटा ए ओवर थीटा भी 0.5 आता था नेगेटिव में। फिर 75% हो गई, वो 0.75 आता था। अब वो इक्वल हो जाएगी और आपका एंगल 1 आ जाएगा वापस। तो आप यहाँ पे इंटर ब्रैकेट लाइन लगाएंगे, इसमें से आपकी स्ट्रेट वायर ऐसे पास करेगी
और एक एंगल ये बन जाएगा थीटा ए। अब ये थीटा ए जो है ये इस थीटा बी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इंटरब्रैकेट लाइन के ऑपोजिट बन रहा है। तो यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन नेगेटिव की यूज़ होगी, तो थीटा ए ओवर थीटा बी 1 हो जाएगा। इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आपकी जो ज्योमेट्री है ये विदाउट एनी वर्टिकल फोर्सेस होती है। जैसे आप सिमेट्रिकल वी बेंड पढ़ते हैं, तो सिमेट्रिकल वी बेंड में ये होता है कि एक साइड पे इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव फोर्सेस होती हैं, दूसरी साइड पे भी होती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो ओवरऑल कोई वर्टिकल फोर्स नहीं रहती। यानी अब इस पर कोई एक्सट्रूजन की फ़ोर्स नहीं है, इस पर कोई इंट्रूजन की फ़ोर्स नहीं है। आप यहाँ से वायर उठा के सीधी इसमें डालेंगे, वो वी बैंड की शक्ल बन जाएगी और दोनों तरफ सिर्फ मोमेंट होगा, जो इसको इधर टिप करवाएगा, इसको इधर करवाएगा। तो मोमेंट अब इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, तो जो एम ए ओवर एम बी होगा वो आपका -1.0 आएगा, वर्टिकल फोर्सेस 0 हो जाएंगी, और जो मोमेंट्स हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होके, यानी एक इधर का मोमेंट होगा, एक इधर का मोमेंट होगा, और दोनों 1860 होंगे। ठीक हो गया। ओवरऑल हमें ये पता चला कि ज्योमेट्री 1 से हम स्टार्ट हुए, 531 वर्टिकल फोर्स थी उसमें सिस्टम के ऊपर एक ब्रैकेट पे, और ज्योमेट्री 6 पे जब हमने एंड किया तो हमारी फोर्स 0 हो गई हुई है। तो प्रोग्रेसिवली रिजिड ज्योमेट्री 1 से लेके हम 6th ज्योमेट्री पे जाएं तो वो लीस्ट रिजिड ज्योमेट्री होगी इन के कंपैरिजन के अंदर। ठीक हो गया। अब आगे एक चीज़ होती है, सिस्टम को 3 तरह से यानी आप कह लें क्लासिफाई किया गया है। एक चीज़ है कंसिस्टेंट फोर्स सिस्टम, एक है रिलेटिवली कंसिस्टेंट फोर्स सिस्टम, सी लिख देता हूँ मैं कंसिस्टेंट के लिए, और एक है कंसिस्टेंट फोर्स इनकंसिस्टेंट फोर्स सिस्टम। कंसिस्टेंट फोर्स सिस्टम का मतलब है कि फोर्स और मोमेंट जो एक सिस्टम पे लग रहा है या 2 यूनिट्स पे लग रहा है, फोर्स भी और मोमेंट भी वो फेवरेबल होगा फॉर बोथ यूनिट्स। यानी दोनों के ऊपर फोर्स भी फेवरेबल डायरेक्शन में लग रही है और मोमेंट भी फेवरेबल डायरेक्शन में लग रहा है। और इस सेंस के अंदर हमारे दोनों जो यूनिट्स होंगे वो एक्टिव यूनिट्स होंगे, यानी कोई एक एंकरेज यूनिट के तौर पे नहीं एक्ट कर रहा होगा, दोनों वो यूनिट्स होंगे जो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाए रिलेटिवली कंसिस्टेंट के ऊपर। रिलेटिवली कंसिस्टेंट में अब आपका एक समझ लें एक्टिव यूनिट होगा जो मूव करना, जिसको मूव करना चाहिए, एक रिएक्टिव मूवमेंट होगा, यूनिट होगा। इसका मतलब ये है कि एक दांत समझे आउट ऑफ आर्च पड़ा हुआ है या रोटेटेड पड़ा हुआ है, आप उसमें से वायर गुजारते हैं कंटिन्यूस, तो जो साथ वाला दांत पड़ा हुआ है करेक्ट पोजीशन के अंदर वो आपका रिएक्टिव यूनिट होगा, जो आउट ऑफ आर्च या रोटेटेड या जिस भी मेल पोजीशन में पड़ा है वो आपका एक्टिव यूनिट होगा। तो रिलेटिवली कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है फिर, कि जो एक्टिव यूनिट है आपका उसके ऊपर फेवरेबल फोर्सेस हैं, फोर्स भी और मोमेंट भी फेवरेबल हैं फॉर एक्टिव यूनिट और अनफेवरेबल फॉर रिएक्टिव यूनिट। यानी जो पार्ट आपका मूव करना है, जो दांत आउट ऑफ आर्च या जिस तरह भी पड़ा है मेल अलाइंड, उस पे जो फोर्सेस पड़ रही हैं वो तो फेवरेबल हैं, यानी उसको सही डायरेक्शन की तरफ मूव करवा रही हैं। लेकिन जिस दांत से वो सपोर्ट ले रहे हैं, एंकरेज ले रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव फोर्सेस पड़ रही हैं, नेगेटिव इन द सेंस के वो उसको गलत डायरेक्शन में मूव करवा रही हैं। तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं रिलेटिवली कंसिस्टेंट सिस्टम। और थर्ड है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आपकी फोर्स या मोमेंट दोनों में से कोई एक चीज़ अनडिज़ायरेबल होती है। यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम ये होगा जिसमें फोर्स और मोमेंट अनडिज़ायरेबल, दोनों में से किसी भी सिस्टम के ऊपर।
और वाइस वर्सा, ठीक है। यानी फोर्स अगर फेवरेबल डायरेक्शन में है और मोमेंट अनफेवरेबल डायरेक्शन में है, या मोमेंट फेवरेबल डायरेक्शन में और फोर्स अनफेवरेबल डायरेक्शन में है, तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक अब आपकी बेसिक जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज और बेसिक जो होगी 6 ज्योमेट्रीज की वो डेवलप हो गई होगी। इसके आगे हम देखेंगे कि इसको आप क्लिनिकल सिचुएशंस में अप्लाई कैसे करेंगे और उसको आप डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सी ज्योमेट्री है और आप इसमें उससे क्या क्लिनिकल हेल्प ले सकते हैं।